गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मंडे मुबारक। एक नई एनर्जी के साथ इस नए हफ्ते का आगाज करना चाहिए और हम कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं नई एनर्जी के साथ? ये जो एनर्जी है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है पूरा दिन गुजारने के लिए भी और अपने तमाम काम बेहतरीन अंदाज से करने के लिए भी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है, स्टार्ट योर डे आइदर अर्ली और टाइमली। 5 मिनट भी लेट आपने स्टार्ट किया तो काम खराब हो जाता है। मंडे का एक मसला सिर्फ ये हो जाता है क्योंकि फ्राइडे नाइट भी आपको होता है छुट्टी अगले दिन, तो लेट सोना, 2 दिन में लेट आपकी ना रूटीन खराब हो जाती है। रूटीन खराब हो जाती है। और सैटरडे को भी यही होता है कि आप सुबह संडे को लेट उठ रहे हैं, फिर उसके बाद संडे नाइट नींद ही नहीं आ रही होती है, और जब रात में नींद नहीं आती सुबह आँख नहीं खुलती तो उस वजह से फिर पूरा मंडे जो है वो तकरीबन ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसका बस एक बेसिक सा हल है, वो ये है कि अच्छा फ्राइडे नाइट बेशक एक नाइट ऐसा होता है कि आप लेट जाग जाएं, मूवी हो गई, घूमने फिरने चले गए, या आपने अपनी रूटीन ख़राब कर ली, लेकिन जो नेक्स्ट है सैटरडे नाइट, उसको अपनी रूटीन को वापस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट मंडे अच्छा हो। क्योंकि मंडे अच्छा हो तो पूरा वीक अच्छा होता है। क्या शुएब आप भी इस चीज़ से बिलीव करते हैं कि शुरुआत अच्छी हो, लाइक आगाज़ अच्छा हो, तो फिर इख्तिताम या सफ़र अच्छा होता है, ये कह सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आगाज़ अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। उस लिहाज से चीज़ें बहुत बेहतर तौर पर आगे बढ़ती हैं। एट द सेम टाइम मैं इस पर भी बिलीव करता हूँ कि वो रास्ता कैसा था, सफ़र कैसा था, आपने कैसा काम किया, वो शायद उतना मैटर नहीं करेगा जितना रिज़ल्ट मैटर करेगा। बिकॉज ज़ाहिर है हर बंदा डिफरेंट होता है। कुछ लोग कम वक्त में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं लेकिन उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आते। सो जो रिज़ल्ट है वो बहुत मैटर करता है। सो ये दोनों बातों पे मैं बहरहाल बिलीव करता हूँ एट द सेम टाइम कि वक्त पे काम का आगाज़ करना, लेकिन वो जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। हो सकता है बीच में आप लेट हो जाएं, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाए अनफोर्सीन, तो फिर आपने मैनेज करना होता है, किसी और जगह से वक्त को कम करना होता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि आप मुख्तलिफ खाने बनाएं, उसमें अर्जेंट का खाना भी है, उसमें इम्पॉर्टेंट का खाना भी है, उसमें नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो फिर आप उसमें देखते हैं कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट ये आप सबसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि ये सबसे पहले करनी है। जो लगता है कि अच्छा अर्जेंट नहीं है, बाद में भी हो जाएगा, इट्स ओके, यू कैन स्किप दैट। एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको तो बिल्कुल ही आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने कौन सा खाना किस वक्त फिल करना है और किस खाने को आपने खाली छोड़ना है। yes. अच्छा, और ऐसे ही हम रिश्तों को लेके भी हमें देखना चाहिए कि हमें रिश्तों में भी प्रायोरिटी सेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने अक्सर देखा है कि हम अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं बाज़ औक़ात अपने फ्रेंड्स के लिए या बाकी लोगों के लिए। एंड देन जब आप पे कोई बुरा वक्त आता है, कभी भी आपने प्रायोरिटाइज़ उन दोस्तों को किया हुआ होता है या उन लोगों को किया होता है जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, बट जब आप पे बुरा वक्त आता है तो आपके साथ जो स्टैंड करते हैं वो ज़्यादातर केसेस की हम बात करेंगे, वो आपकी फैमिली आपके साथ स्टैंड कर रही होती है। सो अक्सर हम रिश्तों में भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि हमें किस तरह से अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। एंड देन आप बाद में कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, काश उस वक्त हम ये कर लेते। तो ये ज़िंदगी में काश नहीं होना चाहिए। उस वक्त को भरपूर तरीके से आपने इंजॉय करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। फिर जिस लम्हे में आप मौजूद होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया करें। जब फैमिली के साथ हैं तो भरपूर टाइम फैमिली का, और जैसा सभी आपने कहा, प्रायोरिटाइज़ करें। तो आपने देखना होता है कि जो मैं वक्त फैमिली का ले के किसी और को दे रहा हूँ, क्या ये डिज़र्व करता है, क्या करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज जी, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, जब ब्रेक से वापस आएंगे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बात, कराएंगे आपकी मुलाकात। स्टे विद अस, राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी मुसव्विर एंड आर्टिस्ट, इनसे आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। बहुत सी अहम शख्सियात को ये उनके पोर्ट्रेट गिफ्ट कर चुके हैं, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब भी हैं, तुर्की के सदर भी हैं, इस तरह बहुत से और मुल्कों के सुदूर पाकिस्तान की बहुत आम शख्सियात उनको गिफ्ट कर चुके हैं। 15 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं वकास अहमद शाइख साहब से। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। कब से आपको आर्ट का शौक़ रहा है, स्पेशली पोर्ट्रेट्स का? मुझे स्कूलिंग से ही था शौक़, तो मैं लाइव ऑब्जेक्ट को स्केच करता था।
तो उसमें लैंडस्केप भी होते थे, जो भी सब ऑब्जेक्ट होता था उसको मैं करता था, प्रैक्टिस करता था। तो वहाँ से फिर मुझे शौक हुआ वहाँ से। ओके, तो आपका तरीका क्या है? हम अक्सर देखते हैं ना वीडियो सबीन के वक्त कोई बंदा सामने बैठा होता है और आप साथ ही वो बना रहे होते हैं, बड़ा मजे का लगता है वो भी। या जस्ट पिक्चर ले ली, या यू नो कुछ लोग तो सिर्फ इमेजिनरी उससे नहीं, मेरा थोड़ा सा ये है कि शुरू में आपकी बात ठीक है, बाद में जो है ना मेरा थोड़ा सा प्रीमियम मैंने अपने आप को और आर्ट वर्क को मैंने प्रेजेंट करना शुरू किया। जो मेरे पोर्ट्रेट होते हैं ना, वो एक तो बहुत हाई डिटेल वर्क होता है, और दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा स्पेशल किस्म का इसका प्रेजेंटेशन बॉक्स होता है, और वो इस तरह हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, नहीं सिर्फ वो पोर्ट्रेट नहीं रहा, आपने उसमें वैल्यू ऐड कर दिया है, उसकी पैकिंग में, डिटेलिंग में और अदरवाइज भी। So, नाम तो वैसे आपने दो लोगों के भी किया है, दो शख्सियात का जिक्र किया है, तुर्की के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब। किन किन शख्सियात का बना चुके हैं पोर्ट्रेट? और जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो तो काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स हैं, उसमें जो मैं आपको सिलेक्टेड कुछ बता देता हूँ। मातिर बिन मोहम्मद हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, फिर अमीर ऑफ कतर हैं, फिर यूके के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। सही, इंटरनेशनली ज़ाहिर आपने काफ़ी। और जो टर्किश प्रेसिडेंट को वो मैंने खुद ही उनको प्रेजेंट किया था, वो मुझे बस मौका मिल गया खुशकिस्मती से। और रिस्पांस कैसा था? रिस्पांस बहुत अच्छा था। एट द स्पॉट मुझे टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये टर्किश पार्लियामेंट में डिस्प्ले होगा। ओके, हम कुछ काम आपका दिखा भी रहे हैं साथ साथ। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल जी। और ये आपने कब बनाया था? ये जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक 4 इयर्स बैक। ओके, शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान का ये प्रॉपर चैनल के साथ प्रेजेंट हुआ था। ओके ओके, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम, ये मुझे अच्छा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है वैसे। ऐसे लग रहा है कि ड्रॉ नहीं किया हुआ आपने, बस पिक्चर खींच के आपने जी। ये जो बड़ा पोर्ट्रेट होता है उसको ना, एक तो उसकी रिजेम्बलेंस को ना एक्यूरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े पोर्ट्रेट्स में खास तौर पे। सही। ये अमीर ऑफ कतर। अच्छा, ये साइज क्या है वैसे इस पोर्ट्रेट का? ये तकरीबन है 6 फीट, जो मैंने टर्किश प्रेसिडेंट को दिया। वो नजर आ रहा है कि ये मैंने खास तौर पे जो कायदे आज़म का पोर्ट्रेट है, ये मैंने लग्जरी जो ऑफिसेज हैं, प्रीमियम एम्बेसी, उनके लिए बहुत खूबसूरत। ये भी बहुत ही खूब। ये कहाँ लगा हुआ है इस वक्त? ये डिफरेंट ऑफिसेज में लगे हुए हैं। ओके, यानी ये आपने ज़्यादा बनाए? मैंने बिल्कुल ज़्यादा बनाए। ओके, ये मैंने ज़्यादा अब्दुल सत्तारीदी साहब, क्या बात है। अच्छा, काम में एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हम ये अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है मेरी ज़रदारी साहब से। अच्छा, ये आपने आई थिंक 2-3 वीक्स बैक उनको प्रेजेंट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रदारी साहब के क्या कमेंट्स थे, गुफ्तगू क्या हुई थी? जी, मैं सबसे पहले तो ये कि ज़रदारी साहब मेरे आर्ट वर्क से पहले से ही वाकिफ़ थे, और मुझे हैरानगी हुई कि उन्होंने मुझे इतना गर्मजोशी से मुझे इस्तकबाल किया। मेरा वो सारा स्टाफ था मौजूद, तो शायद उनको पता था कि मैं वैसे हेड ऑफ स्टेट्स के जो पोर्ट्रेट बनाता हूँ, ख़ास तौर पे ये है कि जो पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे आर्ट के ज़रिए वो थोड़े से ज़्यादा मजबूत हों। ओके, तो बस ये मेरा एक है पैशन। और अच्छा वक़ार साहब, नॉर्मली हमें देखते हैं ना कि जब भी आपकी किसी भी अहम शख्सियत से मुलाकात होती है ना, ठीक है आपके काम के हवाले से तो कोई ना कोई बात या कमेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है फ़ौरन से ना, मेरा वो फलाना काम फंसा है जी, वो कर दियो, ये वाला मामला बड़ा हमारा होता है। इन योर केस ऐसी कोई बात हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ लेकिन ये हमारे ऑब्जर्वेशन है जी, वो होता है मुलाकात में, अक्सर जो है कह देते हैं ना। अक्सर कह देते हैं। अच्छा, एग्जीबिशंस भी करते हैं? जी, मेरी इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई थी, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। सही। वहाँ पे वर्ल्ड वाइड से आर्टिस्ट आए हुए थे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो मुझे वहाँ पे मौका मिला। वहाँ पे जो गेस्ट थे वो टर्किश प्रेसिडेंट थे, माशाल्लाह। वहाँ पे भी मेरी मुलाकात हुई। ज़बरदस्त। कितने वैसे इवेंट्स अभी तक आपने टोटल कर लिए हैं? वैसे इंटरनेशनली तो ये एक ही था, बाकी ग्रुप एग्जीबिशंस तो उसमें मैं शामिल हूँ। किसी ने सीखना हो अगर, तो आप क्या बताते हैं? मटेरियल से लेके कोई ट्यूटोरियल होता है, बेसिक क्या होता है किसी ने सीखना हो? सीखने के लिए मटेरियल की नहीं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए बस। वो बात की बात है, जब आपको आ जाता है फिर उसके बाद मटेरियल की बात होती है। तो सीखने के लिए मुझे बहुत कहा जाता है, लेकिन मेरा फोकस ही इतना ज़्यादा हुआ क्योंकि मेरा जो जिम्मेदारी है वो ज़रा बड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम पे ही फोकस करूँ। सिखाने का टाइम ही नहीं बचा। आते नहीं वैसे स्टूडेंट्स के? नहीं, मैं खुद ज़ाहिर है टाइम नहीं दे पाता ना, तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे आपने खुद कैसे सीखा था?
वैसे ये नेचुरल टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस से इसको पॉलिश किया। वैसे अगर कोई सीखने के पर्सपेक्टिव से क्या यूट्यूब पे इतना कंटेंट मौजूद है कि लोग या बच्चे स्पेशली सीख सकें? बिल्कुल, बच्चों को सीखना चाहिए, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और यूट्यूब पे तो बहुत सारा मवाद है, उस पर आप बिल्कुल देख सकते हैं और उस पर काफ़ी मैंने भी बल्कि बाद में यूट्यूब से भी मैंने कुछ सीखा है। अच्छा, मतलब अभी तक प्रैक्टिस आप जी कर रहे बिल्कुल थे। प्रैक्टिस। अच्छा, इसी तरह से आर्ट में कितनी एडवांसमेंट आती है? आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, अपनी स्किल्स को इन्हांस करना पड़ता है, या बस जो है उसी को लेके चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब आपकी एक तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका आर्ट वर्क, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा आर्ट वर्क करते हैं लेकिन उनको प्रेजेंट करना नहीं आता, अपने आप को मतलब वो सेल करना, उस पे थोड़ा सा वो उनको मसला मार्केटिंग नहीं करते अपनी, मार्केटिंग का थोड़ा सा मसला होता है। ये देखिए आजकल हम ब्रांड इमेज की बात करते हैं, नाम भी ब्रांड होना चाहिए आपका, ऐसा काम हो कि बंदा कहे कि ब्रांड है ये। और आपने बल्कि चेक किया होगा कि मैंने जितनी मार्केटिंग मैंने जिस लेवल पे की है, आपको पता है प्रेसिडेंट तक मैं पहुंचा हूं, आपका नाम इसीलिए तो एक ब्रांड बन गया माशाल्लाह। तो मेरे लिए प्राउड भी, मुझे बहुत खुशी होती है इस माशाल्लाह। अच्छा, इतने पोर्ट्रेट्स आपने बनाए, किसका पोर्ट्रेट बनाते हुए आपको लगा कि मुश्किल है? होता है ना कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं आपके फेस के जो कि आपको लगता है कि मुश्किल हो रहा है, किसी की आंखें मुश्किल हो जाती हैं, किसी का नाक मुश्किल हो जाता है समहाउ। वैसे कायद आज़म का पोर्ट्रेट को ना बनाते हुए मुझे बड़ा मुश्किल आई, क्योंकि उनके ना एक्सप्रेशंस थोड़े से ना ज़रा ये है कि मुश्किल हैं, डीप एक्सप्रेशन एग्जैक्ट बनाना, रिजेम्बलेंस को ना एग्जैक्ट बनाना, उनके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ये होता है कि उस पर मुझे ज़रा ज़्यादा फोकस मैंने किया। इसी वजह से मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैंने अब इसको काफ़ी सारे मैंने पोर्ट्रेट बनाए हैं। 6 फीट का भी मैंने के ही बनाए हैं। जी जी। अच्छा, और फीमेल लीडर्स, वुमेन, उनकी आपने अगर बनाई हो? फीमेल लीडर्स की कोई नहीं बनाई। मरियम नवाज साहिबा के बनाए, उनको भी प्रेजेंट करते। हाँ, आइडिया दिया आपने। आई मीन अभी मैं देख रही थी सारे मर्दों के पोर्ट्रेट्स थे, तो मे बी वो क्योंकि अक्सर होता है ना खवातीन के फीचर्स बनाना, प्रॉब्ली जैसे आप कायद आज़म की बात करें तो शायद वो थोड़े से मुश्किल होते होंगे, या कोई इतना खास फर्क? मरियम नवाज साहिबा का अगर हुआ तो ज़रूर उनको भी पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त किसी पोर्ट्रेट पे काम चल रहा है? अभी नहीं, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान का बनाया था। अच्छा। तो उससे पहले जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने मेरा चाइनीज़ प्रेसिडेंट का पोर्ट्रेट पेश किया था, उनके साथ फर्स्ट लेडी भी थी, तो स्टैंडिंग पोर्ट्रेट था, बड़ा अच्छा था वो। मैंने वैसे दिया है। ओके, सो क्या यूजुअली जब इस तरह हेड ऑफ स्टेट्स या इस तरह कोई डेलीगेशन होता है जिसको आपने प्रेजेंट करना होता है, तो क्या गवर्नमेंट आपसे कांटेक्ट करती है? मैं जी अब तो खैर गवर्नमेंट ही करती है, बिल्कुल। पहले तो मैं खुद ही बनाता रहा हूँ ये। ओके। मेरा शौक था, मैं चाहता था कि मेरा जो पोर्ट्रेट है वो किसी अच्छी जगह पे प्रेजेंट नहीं, फिर आप कांटेक्ट कैसे करते थे? मैं थोड़ा सा ना, जी जी, शुरू में कांटेक्ट इस वजह से होता था कि मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता था, फिर बाद में वो मेरा उनसे राब्ता होता था, तो फिर इस तरह। नहीं, राब्ता आप खुद ही कर रहे होते थे या बस आपका काम सोशल मीडिया पे? जी, मैं सिर्फ मेरा काम था मैं बना के अपलोड करना, उसके बाद फिर कांटेक्ट हो जाता था, जाहिर है। जी जी, जिसका पोर्ट्रेट बना होता है उसके आसपास के लोग फिर कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि इस वजह से बात करी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि आर्टिस्ट काम अपलोड कर रहे होते हैं, वो कहते हैं रिकग्निशन नहीं मिलती, रिकग्नाइज नहीं होता हमारा काम, या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि हम प्रेजेंट कर सकते हो जिसके लिए हमने किया है। तो फिर ये होता है कि आपने बस अपलोड करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड देन नहीं, आपके काम में थोड़ी जान भी तो हो ना, आपका काम इतना स्ट्रांग हो कि आपको फिर जाहिर है फिर मजबूर हो जाएं कि अगले लोग के। दैट्स वेरी ट्रू। मतलब इमेजिन करें ना कि किसी ने अपना पोर्ट्रेट देखा और उसे इतना पसंद आया कि इतना डिटेल्ड, इतना प्रीमियम, तो फिर वो कांटेक्ट ना चाहते हुए भी करेगा कि ये पोर्ट्रेट तो मेरे पास ही होना चाहिए क्योंकि मेरा पोर्ट्रेट है ये। तो ज़ाहिर है ये होता है, बिल्कुल काम अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंच जाता है। एट द सेम टाइम, और सबीर की बात है ना कि मार्केटिंग अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्शन, नेटवर्किंग, कैसे अपने आप को आपने सेल करना है, कैसे अपना काम उस तक पहुंचाना है, ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है उस लेवल पे। आर्टिस्ट के लिए भी हमने देखा है कि कम्युनिकेशन देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है। तो आप हर फील्ड में कम्युनिकेशन, आर्टिस्ट अपना काम करते हुए भी पूरा वीडियो बना रहे होते हैं, उससे भी यूट्यूब पे काफी व्यूज आते हैं। आपने इस तरह कुछ सोचा डिजिटल पे? मैंने बनाए थे, लेकिन जाहिर है उस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, वो एडिशनल टाइम वो बहुत ज्यादा उस पे भी शायद फोकस भी डाइवर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें ये है कि फोकस भी आपका आउट हो जाता है। क्योंकि मेरा अक्सर आर्टिस्ट को देखता है वकास साहब के, ज़्यादा मैंने देखा इंटरनेशनल आर्टिस्ट को ही कि वो स्ट्रीट्स में बैठे होंगे और वो किसी को सामने बिठाया हुआ है, या अदरवाइज सिर्फ उनका बनाने का एक अंदाज होगा, उसकी वीडियोस के ही मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं कि वो जो स्टाइल होता है किसी का काम करने का।
तो आपको शौक नहीं है इस तरफ बिल्कुल भी कि जी उसको मैंने डिजिटली रिकॉर्ड वैसे किया जाए? लाइव स्केच तो बहुत कम किया है, लेकिन मैंने ना इस हिसाब से चला कि जैसे पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को ना पसंद करते हैं, अच्छा, तो उस पे थोड़ा डिटेल वर्क चाहिए होता है, जिसके लिए तो फिर आपके पास जो picture लाइव होगी होता है तो ना ही वो होगा। जस्ट रफ होता है, रफ स्केच होता है। वैसे कितना वक्त लग जाता है जो आप इतने बड़े साइज के बना रहे हैं? वो तो अगर मैं अर्जेंट भी बनाऊं तो उसमें कॉन्टीन्यूस वर्क होता है, और 5 to 6 आवर्स की सिटिंग्स होती हैं, ठीक तो है। 3 डेज तक कंप्लीट हो जाता है। ओके, अच्छा, मतलब 3 घंटे लग जाते हैं ओवरऑल 3 बनाने दिन? में। 3 दिन, 3 सॉरी, दिन 3 दिन। तो जब ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो फिर नहीं, ऑर्डर इसमें ज़्यादा नहीं आ सकते। क्यों? थोड़ा सा ये है कि मैं अब वो प्राइस तो नहीं Expensive artist है ना। हाँ, जी प्राइस ये तो नहीं बताएं। बता सकता, लेकिन हाँ। ये है कि ज़ाहिर है फिर वो उस लेवल पे जाके काम मेरे हो पास सकता है। फिल्टर होके आते हैं। ओके, फिल्टर हो के आपके पास आते हैं या आप फिल्टर खुद करते हैं कि तकरीबन। इसका बनाना है और इसका नहीं बनाना? जब आपने रख दिया और नहीं, प्राइस ये तो तो filter बात हो ही नहीं है, जाता जब प्राइस पे करेंगे तो ज़रूर बनाएंगे। तो प्राइस क्यों नहीं बता तो रहे वो फिर? पहले से फिल्टर हो जाता है। प्राइस ये यूं करते हैं नॉर्मली किसी ने बनवाना हो 6 by 6 अगर का। शोएब ने बनवाना नहीं है, मैं let's तो उतना suppose, अफोर्ड नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है बहुत महंगे नहीं, हैं। let's 6 by 6 या 6 by 4 कर लेना अदर। नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल है बताना। अच्छा, ये इसलिए तस्वीर देख के या शक्ल देख के भी आप प्राइस को, क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ मुश्किल नहीं होता है, नहीं, गलत ना समझे मेरी मेरी बात तो को, एक ही कुछ प्राइस गलत लिस्ट है, वो समझ- मैं शेयर कर देता हूँ। क्योंकि कुछ अक्सर होता है ना, कुछ मुश्किल होते हैं फीचर्स को क्रिएट करना एंड ऑल दैट, तो वो प्रोबेबली उस पर्सपेक्टिव से जी उस तरह भी होती है, लेकिन मैं फिक्स ही Standard रखता है? हूँ। मेरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, नहीं बता लेकिन, रहे पैसे, नहीं बता रहे, depend- वो हालांकि बस आपने कहा कह रहे रेट हैं, आप मैं- रेट साइज लिस्ट साइज कर के देते हैं। अकॉर्डिंगली है। ओके, साइज के अकॉर्डिंगली है, ज़ाहिर है जितना बड़ा पोर्ट्रेट होगा उतने उसकी चार्जेस ब्रेक में होंगे। पूछ लेंगे। ओके फाइन। पर देखें उसमें बहुत मेहनत भी है, एक तो ज़रा आपका पूरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो कि ज़रा नज़र आता है फिर एक एक पोर्ट्रेट में, एंड देन 3 days 5-6 hours a day, ये एंड बड़ा देन टाइम शोएब, मैं ये भी कहती हूँ कि देखें, आप अगर आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया है और आपका आर्ट है जिसको आप डेली बेसिस पे उसको रिफाइन करते हैं, और फिर आप इतने घंटे दिन के देते हैं उसको बनाने के लिए, इतनी एफर्ट पुट करते हैं दिल से, तो फिर आप एज एन आर्टिस्ट इट्स योर राइट कि आप उसकी जो भी प्राइस रखें, और फिर अगले बंदे का वो राइट है कि वो बनवाए या ना बनवाए, बिल्कुल ऐसे वो ही फिर है। उसमें क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। क्या इसको एज अ प्रोफेशन अब समझा जाता है? क्योंकि देखें नॉर्मली हमने ये देखा ना कि किसी बच्चे को करते हुए देखें या स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी, तो हमें लगता है कि वो पढ़ाई के साथ एक शौक को पूरा करें, कि दे हैव दैट इंटरेस्ट कि वो कर रहे हैं। प्रोफेशनली उसको लेकर चलना ये बहुत कम लोग करते हैं, आपने ज़रा किया है इसको? प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना इस तरह का जो काम है वो प्रेजेंट करना और बड़ा मुश्किल है। ये आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, अपनी आपकी मेहनत है, आप इसको कहाँ तक लेके जाते हैं। लेकिन मैं वैसे मशवरा यही देता हूँ कि प्रोफेशनली इसको ना किया जाए, इसको शौक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे रखा जाए। तो अगर बहुत आप समझते हैं कि आपके स्किल्स बहुत हाई हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आपका काफ़ी एक स्किल्स हाई और एक्यूरेट आर्ट वर्क हो, तो तब जाके आपको थोड़ा सा ये है कि जिसके लिए आपको कई पजीराई सालों मिलती है। इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल, थोड़ा उसमें ये है कि कभी आपने भी सुना हो ये आर्टिस्ट से मुतालिक कहते हैं ना कि भूखे मरोगे मत करो ये काम, छोड़ दो ये काम, कुछ और कर जी लो। मैं इसी वजह से आपको यही बात कर रहा हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह बताया गया, बोला भी गया। तो आपने अपने वो मोटिवेटेड कैसे रखा फिर इन सारे जुमलों के साथ? बस कंसिस्टेंसी रखी, और मुझे अपने स्किल्स पे यकीन था। मैं कह रहा था कि मेरा बस ये है कि जैसे मैंने वो जिक्र किया टर्किश प्रेसिडेंट का, मैं सोचता था कि मैं पोर्ट्रेट तो मैंने बना लिया है, ये मैंने हर सूरत प्रेजेंट करना है, वो कैसे करना मुझे नहीं पता था। अच्छा, ओके, वो बस यही एक जुनून था, बस कि करना है। अच्छा, करना माइंड में प्रेजेंट रख के- करना है मैंने। और उससे पहले मैंने 3 पोर्ट्रेट बनाए, और वो जाहिर है फिर अम्बेसी को दे दिए। उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनसे उन्हीं के? बहुत एंड पे जाके मुलाकात हुई। अच्छा, उन्हीं के 3 पहले बनाए थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और फिर चौथा बनाया तो वो कनेक्शन हुआ? जी जी फिर? बिल्कुल, वो मैंने काफ़ी बड़ा पोर्ट्रेट बनाया। ओके। फिर हमारे ये कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए अली शाहीन साहब, टर्किश पार्लियामेंटेरियन है, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया टर्किश प्रेसिडेंसी में। तो वो फिर उधर से इनविटेशन आ गया, जब वो इधर आए तो फिर हमने वो प्रेजेंट किया। अरे वाह, क्या बात है। व्हाट वाज हिज कमेंट? वो पहले तो बिल्कुल शौक, मतलब देखते रह गए ना, Okay. 1-2 मिनट तो वो देखते रहे हैं। तो फिर उन्होंने टर्किश लैंग्वेज में ही अली शाहीन भाई को बताया कि ये जो पोर्ट्रेट है ये बहुत सुप्रीम प्लेस पे लगेगा टर्किश पार्लियामेंट में। ओह वाओ, अच्छा, तो ये बड़ी That's an मेरे लिए honor. खुशी की बात थी। ये तो वैसे वाकई बहुत बहुत खुशी की बात है कि इस लेवल पे रिकग्निशन हो, एंड देन इतना प्रोफेशनल काम हो कि वो इस तरह की जगहों पर लगाया जा सकता हो। अभी मेरा आर्ट वर्क प्रेजेंट हो रहा है, ये भी मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, बहुत खुशी की बात है कि
मैं किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान के काम आ रहा हूँ, और मैं ये सोचता था कि जो मेरा आर्ट वर्क है वो मेरी नेशन के काम आए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा जो पोर्ट्रेट्स हैं, प्रेसिडेंट साहब अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे चाइनीज़ प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया, तो उस पे जो मेरा साइन है शाइक का, यस, तो वो बड़ा मुझे बहुत खुशी होती है। और देखिए ऐसा कि जहाँ जहाँ पर आपका वो काम डिस्प्ले हुआ होगा, वो चाहे तुर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई सेंट्रल एशियन कंट्री ही क्यों ना हो, जब भी कोई देखता होगा वो पूछता होगा ये आर्टिस्ट कौन है। फिर सिर्फ नाम नहीं है, फिर ज़रा साथ पाकिस्तान जुड़ा है आपके, कि ये एक पाकिस्तानी का काम है। उसमें आपका नाम ज़रा थोड़ा सा, भले वो जितना मर्जी आप कहेंगे ब्रांड, एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान से जुड़ के डबल हो जाता है, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है आपका नाम। एंड वी रियली विश कि आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को भी जो है वो Why not? If you करें। want Why to, not? why I not? mean देखिए, आपका अगर आपका शौक है, जिस तरह आपने आप बाकी काम लोगों यूएस को तक जाए, क्यों ना जाए। Why not? होना चाहिए। अच्छा, ऐसे में जो नए लोग आ रहे हैं और जो सीख रहे होते हैं, आपके ख्यालों में गलती क्या कर रहे होते हैं? वो गलती ये कर रहे हैं कि एक तो मुझे वो इस हवाले से फॉलो करते हैं कि जो पोर्ट्रेट मैं बना रहा हूँ वो भी बना के वो कोशिश ये करते हैं कि हम एकदम से ना प्रेजेंट कर दें। यानी ओके, तो वो वो पहले थोड़ा सा के उतना मुश्किल बड़ा होता है। पोर्ट्रेट उस बड़ी शख्सियत को पहुंचा जी जी, वो फिर बनाते रहते हैं। ज़ाहिर अब उनका शौक है तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि पहले वो अपने स्किल्स पे ध्यान दें। स्किल्स पे वो मतलब ध्यान दें, और उसके बाद ये है कि फिर बाद में सोचें कि हमने प्रेजेंट करना है कोई portrait। बिल्कुल सही विकास, बहुत अच्छा आपका काम। एंड माशाल्लाह। देन इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान को जिस तरह से रिप्रेजेंट करें, बिकॉज जिस तरह शुएब ने बात की कि जब भी आपका आर्ट जाता है इंटरनेशनली कहीं, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तानी हैं, तो आप पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे। सो आपकी सारी जो आपने गोल सेट किए हैं वो ज़रूर पूरे हों अगले साल। इंशाल्लाह। Thank you जी, बहुत thank शुक्रिया you। प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, रश होता था डिज़ाइनर्स के पास, टेलर्स के पास, लेकिन अभी थोड़ा मामला चेंज हो गया। अब तो हम बहुत सारे इवेंट्स के लिए भी देखते हैं कि जब लार्ज स्केल सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, जैसे कि नेशनल इवेंट्स की हम बात कर लें, अब चूँकि 14 अगस्त करीब है, अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि मर्द हों या ख़वातीन ज़्यादा, पर इसमें बच्चे और ज़्यादा वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा इस बार क्या स्टाइल है, कैसे कैरी करना है, कौन सा आउटफिट होना चाहिए, ग्रीन कलर कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, टू मच ग्रीन भी ना हो जाए, ग्रीन एंड वाइट अगर है तो उसको कैसे हमने बड़े अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो आई थिंक ये एक बड़ा चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि अब मुझे खैर शुएब, हमारे टाइम पे की अगर बात करें ना, हमारे कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं होता था, हमारा झंडियों पे ज़्यादा होता था। बट अब के लिहाज से हम ये देख रहे होते हैं कि आउटफिट को भी ना बड़ा आउटफिट, एक्सेसरीज, और स्टाइलिंग, आई रियली लाइक इट। मी टू। आई मीन ये इस जनरेशन की एक बड़ी हम भी खैर इसी जनरेशन के हैं तकरीबन लेकिन अच्छा जी। लेकिन फिर भी देखिए, मैं जेनजी होते रह गई थी, ठीक है, हो तो नहीं ना, प्लीज, मतलब उस तरह मैं भी कई साल, एक साल का फर्क है सिर्फ, हो एक तो नहीं ना साल। जेनजी। इस सब लोगों को उम्र पता लग गई है मेरी। कोई बात नहीं, खैर उम्र में क्या Anyhow, छुपाना आपने। सही बात है। वैसे तुमने कभी ऐसा खुद से डिजाइन किया है कोई ड्रेस अपना 14 अगस्त के लिए? नहीं, मैंने खुद से नहीं किया, मैंने हमेशा लाइक यानी क्रिएटिविटी लगाई नहीं है अपनी? नहीं, क्योंकि हमारा बेसिकली शो ये होता है कि हमेशा जो स्टेट इवेंट होता है, हाँ। काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह वो होस्ट करते आ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि आपको एक सर्टेन अटायर आपका Yes. होता है स्टेट के पर्सपेक्टिव से, तो वो फिर ये होता है कि कभी स्पॉन्सर हो गया डिज़ाइनर या उस पर्सपेक्टिव से, तो वो बड़ा अच्छा बिल्कुल सही है। सो आज हम जरा इससे मुतालिक तो बात करेंगे, सो करेंगे कि 14 अगस्त के लिए इस वक्त क्या फैशन, क्या ट्रेंड्स, क्या स्टाइल इन है। एट द सेम टाइम जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, माशाल्लाह 9-10 साल से वो एज अ फैशन डिज़ाइनर उन्होंने नाम बनाया इंडस्ट्री में, ज़बरदस्त काम करें, वो चाहे इन स्टोर हो, वो चाहे ऑनलाइन हो। इसके साथ साथ रिसेंटली यानी तकरीबन 1-1.5 साल से उन्होंने मॉडलिंग में भी कदम रखा और बड़ा ज़बरदस्त वो काम करें माशाल्लाह, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वो शूट कर चुके हैं। और अब मुझे लग ही रहा है कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्टिंग। इज़ इट द केस और नॉट? लेट्स मीट हमजा भट्टी, ही इज़ विद अस टुडे फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ इज़ योर जर्नी सो फार इन फैशन इंडस्ट्री? इट्स बीन वेरी कूल, बहुत अच्छी थी और सपोर्टिव थी फैमिली मेरी। उसके अलावा मॉडलिंग जो है वो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, मतलब ऐसा सच मुझे कोई शौक़ नहीं था, ओके बट जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। ओके। और फैशन डिज़ाइनिंग इज़ माय पैशन
और वो मैं एज अ प्रोफेशन ही लेके चलता हूँ। Nice. और मैंने मतलब फ़ैशन शोज़ में, फ़ैशन वीक्स में भी काम किया हुआ है ज़बरदस्त। और डिफरेंट फ़ैशन फील्ड्स में मैंने काम किया हुआ है। और डिफरेंट जो हैं एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं वो भी अक्सर जो हैं कपड़े वगैरह बनवाते रहते हैं। ओके, आपकी फेवरेट मॉडल कौन है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा कैरी करती है मेरे आउटफिट? कपड़े इसी पे ही जचते हैं। आई हैव टू। Okay. वन इज़ सदफ कंवल ओके, एंड सेकंड इज़ सुनीता मार्शल। नाइस, वेरी नाइस चॉइस। दोनों एक्सीलेंट मॉडल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने ये भी देखा कुछ इवेंट्स पे कि जो एक्टर्स जो कि ज़रा उस वक्त मॉडलिंग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े नाम, वो बाद में कहते हैं कि जो कपड़े आप डिज़ाइन करते हैं या जो उस दिन हमें मिलते हैं उसमें ना फिटिंग के इश्यूज होते हैं, लेंथ्स के इश्यूज होते हैं, कुछ और भी इसमें कंट्रोवर्सी जी, भी आई हमने है। फैशन शोज में तो वैसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है। हम खुद विटनेस करते आते हैं कि वो कपड़े मॉडल के हिसाब से बने ही नहीं होते। एक्चुअली ये है कि फ़ैशन वीक्स में तो ये चीज़ जो है हैंडल हो जाती है क्योंकि Okay. एक बहुत बड़ी टीम होती है। अगर कोई कुछ टांका लगाना है या कोई मोती गिरा हुआ है तो वो विद इन अ सेकेंड हो जाता है Okay. कवर। अगर आपको शादी वगैरह है तो फिर वो चीज़ क्लाइंट या जो भी मॉडल है या जिसने भी कपड़े लिए हैं वो हमें पहले बताए, हम उसको पहले ही बुलाते हैं अव्वल तो। मतलब लाइक किसी ने ड्रेस बनवाया है, हम पहले उसको फिटिंग्स चेक करवाने के लिए बुलाते हैं एंड देन उसके बाद वो चीज़ है। ओके, लेकिन वो जो आप बात करें ना कि इतना मसला नहीं होता टांका लगाने में, वो वाकई फिर डिजाइनर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने काम एग्जैक्टली सिंस इट्स नॉट अ बिग डील कि आपके पास अगर टाइम है तो आप फिटिंग के लिहाज से उस टाइम पे फिट कर दें। क्योंकि हमने अक्सर इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है मॉडल्स को। मॉडल्स तो नहीं कहेंगे बिकॉज वो एक्टर्स ही ज़्यादातर होती हैं, एक्ट्रेसेस जो कि वॉक कर रही होती हैं रैंप पे। सो उनको हमने इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैंने उस पर अपने विटनेस किया कि कैसे कैरी करना है। ऐसे तो नहीं गिर जाते ना बारी लेंगे और उफ अल्लाह, और हम यही कहते हैं कि ये अगर इनके, और उनका कसूर भी नहीं होता, वो अच्छे से कैरी कर सकती हैं ओवरऑल, लेकिन जाहिर है जब ड्रेस इतना भारी है, फिटेड नहीं है, उनके लिहाज से नहीं है तो वो आई थिंक एक्ट्रेसेस में जो है वो सबसे अच्छा कैरी सबा कमर करती है। नो डाउट। नो डाउट। और उनकी वॉक भी बड़ी अच्छी होती है, प्रेजेंटेबल होती है। कि वो पहले पहुंचती हैं, वो रिहर्सल करती हैं, वो उनके Exactly. अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं रिहर्सल नहीं करूंगी। याद है जब हमने एक इवेंट किया था तो पहले से आई, उन्होंने रात को पहले प्रॉपर रिहर्सल की। वो रिहर्सल पे आई एक दिन पहले, उसके बाद उनको पता था कि कैसे अपने टाइम पे आके अपनी प्रैक्टिस करके अपनी चीज़ों को फिक्स करके देन वो वापस गई और अगले दिन भी वो टाइम पर ऑब्वियसली वहाँ पर पहुंची। बिल्कुल सो बिल्कुल ये ऐसे बहुत मैटर करता है चीज़ कि आप कितने डिसिप्लिन है उस लिहाज से चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, आपने फैशन डिजाइनिंग सीखी कहीं से, पढ़ाई की? हाँ, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA। आई हैव माशाल्लाह, डन degree लिया आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग Okay. एंड उसके बाद मैंने फिर, क्योंकि NCA में फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं था, अब आ गया। ओके सो मुझे PIFT से मैंने किया फ़ैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर का। ओके, नाइस। अब आते हैं जो अगस्त सेलिब्रेशंस में हम देख रहे हैं कि हर ब्रांड पे हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे पहले आता था ना प्री समर कलेक्शन एंड देन समर कलेक्शन एंड देन स्प्रिंग एंड देन ऑटम एंड देन विंटर एंड एवरीथिंग। अब जरा अगस्त कलेक्शन भी आती है। सो व्हाट यू हैव सीन डिफरेंट ब्रांड्स, डिज़ाइनर्स और आपका अपना खुद काम कितना इनकॉर्पोरेट हुआ है? एक्चुअली अभी जो अगस्त के जो फैशंस चल रहे हैं, 14 अगस्त के, 14 अगस्त के, टाई एंड डाई में बहुत चल रहे हैं। आई डिज़ाइंड अ कुर्ता फॉर मेंस वेयर विच इज़ टाई एंड डाई एंड विच इज़ इन लिनन फैब्रिक। ओके, लिनन आजकल वैसे ही बहुत इन है। इट्स वेरी रिच फैब्रिक एक्चुअली। सो मैंने वो डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छा लगा वो मुझे, मतलब मैंने ख़ुद भी वेयर किया। और इसके अलावा जो फीमेल्स हैं, अब यू नो कि शलवार का फैशन दोबारा से आ चुका है और आई थिंक आई लव शलवार नाउ। पहले मुझे शलवार वाला फैशन इतना अच्छा नहीं लगता था, बट नाउ इट्स फर्शी शलवार और स्टिल चल रहा है फर्शी शलवार अभी तक? एग्जैक्टली, स्टिल चल रहा है एंड इट्स वेरी इन। डिफरेंट ब्रांड्स हैं जितने भी हैं, आप देखें हर जगह पे आपको। ओके, हर जगह पे आपको जो अच्छा, है मैंने देखा फर्शी शलवार में भी वेरिएशन आना एग्जैक्टली उसमें बलून शलवार भी आ गई है, उसके अंदर पटियाला कट भी आ गया है और उसके अंदर जो है वो छोटे पांचों वाली जिसको हम शलवार कहते हैं वो भी आ का एतराज़ था ना कि क्योंकि फर्शी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो कब की हुई भी है, दोबारा से जो फैशन में आई थी,
तो वो कहते थे शॉर्ट शर्ट के साथ वो हर कोई कंफर्टेबल नहीं था उसके साथ, तो हर किसी को सूट भी नहीं करती थी। अब जो आप बता रहे हैं ना कि बलून कट आ गया उसके अंदर, पटियाला कट, उससे ये है कि आप नी लेंथ शर्ट, लॉन्ग शर्ट उसके साथ भी बहुत अच्छे से वो एक्चुअली ये वेस्टर्न इसमें भी हम लोग दे सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग अ बलून कट शलवार, यू कैन वेयर क्रॉप बॉडी कोट, ब्लेज़र, और इसके अलावा आप उसके साथ शॉर्ट शर्ट के साथ वेस्ट कोट कैरी कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है ना कुटोर वेयर आ गया ऑलमोस्ट। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हमारे ईस्टर्न वेयर में बहुत ज़्यादा वेस्ट इन्फ्यूजन होती चली जा रही है? बिल्कुल हो रही है, और एक्चुअली लोग लाइक भी कर रहे हैं, और इफ़ इट्स लुक गुड देन व्हाई नॉट। लाइक अब आपने शलवार के साथ मैंने जैसे बताया कि कोट्स लड़कियां वेयर कर रही हैं, तो वो एक यूनिक स्टाइल है और अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं ना, शुएब ने भी सवाल किया, ये हम क्या माइनॉरिटी को सामने रखते हुए सोच रहे हैं? इन द सेंस कि बड़े कम लोग हमने देखा है कि जो सिलेक्टिव पीपल वर्किंग है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो आम लोग हैं जो मैसेज की बात करें, वो जब ब्रांड्स पे जाते हैं तो वो एक ऐसा अटायर ढूंढ रहे होते हैं जो वो हर जगह पर कैरी कर सकते हो। और ये जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न वाला, ये आप हर जगह कैरी कर भी नहीं सकते, ये एक स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही बेस्ट है। और आप इसको शादी पे भी कैरी कर सकते हैं। अब आप शलवार पहने और साथ उसके ऊपर कोट, एंड यू कैन ऑल्सो वेयर द दुपट्टा इन वेस्टर्न स्टाइल। आप उसको स्टाइल कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड भी ना लगे और अच्छा लगे, क्लासी लगे। तो ये तो इट्स ऑल अबाउट स्टाइलिंग। या स्टाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा सोचते हैं कि फलाने एक्टर ने ऐसा पहना तो मैं पहनूंगी या पहनूंगा, बट उनको ये पता होना चाहिए कि उनके ऊपर क्या सूट करेगा वो, और वो किस तरह कैरी करेंगे। प्लस आई थिंक वो जो आपका एक कल्चर होता है या फॉर दैट मैटर जो आपके सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट है, आपने उसको भी देखना होता है कि ज़ाहिर है अगर किसी एक्टर को हम देख रहे हैं कि किसी ने किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पे पहना था या अपने शूट के लिए पहना था, वो कुछ और चीज़ है। अगर हम अपने रूटीन में देखें तो ज़रा हम एक और तरह से कैरी कर रहे होते हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर है, मॉडलिंग का एक्सपीरियंस बताएं जी, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैंने सबसे पहला जो है अपना शूट अली ज़िशान की लास्ट ईयर कैंपेन थी। वाओ, बिग नेम अली ज़िशान। या उस कैंपेन का नाम था जिन की शादी। जी बिल्कुल। सो वो मैंने किया था, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अली ज़िशान के साथ। ही इज़ वेरी काइंड, स्वीट, और मुझे बहुत अच्छे उनके अटायर्स भी बहुत अच्छे हैं, एवरीवन नोज़। नाइस। और फिर उसके बाद जो है मैंने मुश्क का एक ब्रांड किया, उसके अलावा मैंने टॉनी एंड गाय का। डिफरेंट ब्रांड्स माशाल्लाह करते चले जा रहे हैं। अभी एक्टिंग की तरफ ध्यान है, थोड़ा सा कोशिश है, क्या चल रहा है? एक्टिंग का भी मुझे नहीं है शौक नहीं है, बट वही बात है कि अपॉर्चुनिटी मिली है, देन व्हाई नॉट। ओके, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली कि मॉडल्स मिल रहा होता है चांस, वो कर भी रहे हैं, सचल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रॉम मॉडलिंग टू दिस। इसी तरह और बहुत से नाम है, बहुत सारे नाम हैं। एग्जैक्टली। सो अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा लाइफ का, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग से हट के मॉडलिंग और एक्टिंग तक भी आ जाऊंगा। सो इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। ज़बरदस्त। अभी कोई गोल क्या सेट किया लास्टली, अगर ये बताएं? नहीं, अभी मैंने अपकमिंग है, इट्स अपकमिंग प्रोसेस चल रहा है, पाइपलाइन में है, अभी बताएंगे नहीं ना आपको। और आई थिंक गो विद द फ्लो वाला सीन, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करते हैं। ये भी अच्छा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे ग्रैब करते हैं, बिकॉज अदरवाइज हम लोग एक स्पेसिफिक फ्लो में चल रहे होते हैं, हम एक्सप्लोर भी नहीं करते, ट्राई भी नहीं करते। अब ऐसा भी नहीं कि आप कहें कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा इंटेंशन होती भी है, कनेक्शंस भी आप कैसे होते हैं, आप इंटरेस्ट थोड़ा शो भी करते हैं, फिर आपको समटाइम्स नहीं पता होता कि अच्छा ये जो इंटरेस्ट आप हल्का सा शो करें और बेहतर तौर पे आप इसे शोकेस कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। क्योंकि वाकई हमने देखा कि रिसेंटली कुछ मॉडल्स ने अमेजिंग, शुजा इज़ वेरी बिग नेम अगेन, वो जिस तरह मॉडलिंग से एक्टिंग में आया है, ही इज़ अमेजिंग एक्टर। तो हम देख रहे हैं कि पहले ये था कि नहीं अगर मॉडलिंग करते तो मॉडलिंग पे ही फोकस है, अब हम देखते हैं कि एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी वो कर रहे हैं। कोई मैसेज आप देना चाहते हो अपकमिंग जो लोग हैं जो कि देख रहे होते हैं कि हमें मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, लाइमलाइट में आना है, क्या आपकी टिप है उनको? आई थिंक आप मॉडलिंग को एज अ प्रोफेशन लेके नहीं चल सकते, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड न्यू फेस। सो
इस रोज़ नए लोग आते हैं, नए लड़के आते हैं, नई लड़कियां आती हैं मॉडलिंग के लिए। प्रोफेशनली अगर आपको लेके चलना है तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें और मेहनत करें। बिल्कुल ठीक है। हमजा थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। आप क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वी जस्ट थॉट कि हम आपको यहाँ पे बुलाएं और पूछें जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस है फ्रॉम फैशन डिज़ाइनिंग turning into model and then Yeah. acting की तरफ। तो wish you all the best Thank for you, all thank upcoming you. projects. So great to have you. Thank you. नाज़रीन so ब्रेक की much. तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जो है एडवेंचर की बात करते हैं। एब्सोल्युटली। और एडवेंचर की बात करते हुए सभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग बेस कैंप्स पे जा रहे होते हैं, पहाड़ियाँ सर कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम मैंने देखा कि अभी रिसेंटली एक कल्चर डेवलप हो, जो शायद मैंने अभी देखा है, कि पासेस सर करना, पासेस क्रॉस करने का, कि अच्छा ये पास हम क्रॉस करेंगे, ये मेडो क्रॉस करेंगे, इतनी लेक्स हम देखेंगे और इस तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जो पासेस क्रॉस करने का ट्रेंड है, आज हम उस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम एक ऐसे पास की बात करेंगे जो कि बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दुश्वार, ये अपर चित्राल का पास है, पागराम पास। 5100 मीटर बुलंद है, ये दुश्वार गुजार पागराम पास है। और ये पहली बार हुआ है कि लड़कियों ने इसे क्रॉस किया है। एक इस्लामाबाद से हैं और एक लड़की बाकी सूबों से हैं। तो इट वाज अ ग्रुप ऑफ 5, साथ ही 5 बॉयज़ थे, अगेन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़। ये केपी टूरिज्म अथॉरिटी का प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने इकट्ठा इन सबको किया और लेकर गए। तो जिन्होंने ये पास किया है, इस्लामाबाद जो पहली खातून जिन्होंने ये ज़ाहिर ये पास मुकम्मल किया, आमना शबीर, उनसे मुलाकात कराएंगे। इसके साथ साथ कामरान खान जो बॉयज़ उसमें ग्रुप में थे, उन्होंने भी इसको क्लियर किया, पास किया, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी आमना से। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। थकावट उतर गई है? अभी तक नहीं। बॉडी पेन अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं। किस डेट को आप लोगों ने किया एक्सपीडिशन कंप्लीट? सॉरी, किस डेट को किया? ये 16 to 22 ऑफ जुलाई जुलाई तक। जुलाई, तो मतलब तो रिसेंटली है। हाँ जी, बिल्कुल रिसेंटली है। बॉडी अभी जस्ट रिकवरी मोड में है अभी। अभी तो रिकवरी मोड में जी, है। जी। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। दर्दें वर्दें देखिए, दर्दों का जेंडर नहीं होता। नहीं, मेरी तो उसी दिन ही उतर गई थी। वहाँ पर जिस तरह हम लास्ट वाले बेस कैंप में पहुँच गए तो वहाँ पर बहुत मज़े का पानी था, बिल्कुल फ्रेश वाटर। तो वहाँ पर जब मैंने स्विमिंग की तो बस मेरी तो सारी थकावट दूर हो गई। कितना ठंडा पानी था जिसमें स्विमिंग की थी? बहुत ठंडा था। लिटरली सब मुझे कह रहे थे कि आप किस तरह इसमें नहाते हैं, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। और मुझे देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट हो गए। तो मेरी सब कूद गए? नहीं, सब तो नहीं खैर, लेकिन 3-4 और लोग जो है वो भी पानी में फिर आ गए। ये भी अचीवमेंट है वैसे। हाँ। ठंडे पानी में 3-4 मुझे वैसे शौक होता है, मैं जिस लेक में भी जाता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि वहाँ पर मैं स्विमिंग करूँ, चाहे पानी जितना भी ठंडा हो। हमारा दिल करता है लेकिन हम करते नहीं है, हमें डर लगता है। मैं बीमार हो जाता है कभी कभी। अच्छा, कैसे सोचा, प्लान कैसे किया और सिलेक्शन कैसे हुई? बिकॉज़ सिलेक्शन हुई ना सबकी। ये एक्चुअली केपी टूरिज्म की तरफ से अनाउंस हुआ था पागराम ट्रैक का। तो मैंने अप्लाई किया था, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया हैंडल पे आया था। तो मैंने अप्लाई किया तो मैं एलिजिबल थी, क्योंकि मैं पहले भी 5000 अबव कर चुकी हूँ। जी, आपको मैंने बताया भी था। तो उन्होंने क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए था, वो कंटेंट क्रिएटर जो हाई एल्टीट्यूड पे जाके डॉक्यूमेंट भी कर सके, जो वहाँ के जी 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 जी, ऐसी बात ही है। सो उन्होंने मेरी सिलेक्शन की वहाँ पे, तो इसी तरह हमारी सिलेक्शन हुई थी। और ये पूरे क्राइटेरिया पे हुआ था, मेरिट पे हुआ है। लाइक इसमें ये नहीं है कि इट्स अ रेफरेंस आपकी जो है पास्ट ट्रैक है वो भी देखा जाता है जी, कि जी, क्या ऐसे ही आपने है। किया हुआ है, लायबिलिटी तो नहीं बन जाएंगे आप करंट हमारे लिए। फिटनेस जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है। जी जी, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। आपको एक्सपीरियंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, नॉर्मल ट्रैवल करना डिफरेंट होता है आपका। तो कामरान, 17 से 22 थोड़ा सा बताएं, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ रुके, एक दिन में कितना चले, क्या क्या देखा? सर ये टोटली एक प्लान था। पहले बुनी से जब हमने स्टार्ट किया तो कोई 1.5 घंटे के हमारी ट्रेवल थी जीप में। फिर वहाँ से ट्रैकिंग शुरू की तो 8 किलोमीटर्स के पैदल चलना था। लेकिन वो ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्ट्रेट या कहीं पार्क पे या पाइपलाइन ट्रैक पे चलना नहीं होता, क्योंकि उसमें तकरीबन 40 से लेकर 50 डिग्री तक ऊपर जाना होता है। तो पहले दिन कोई 8 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, फिर वहाँ पर बेस 1 लगाया। फिर उसके बाद अगला दिन तो आसान था, खैर कोई 7-6 घंटे की ट्रैक थी। लेकिन उसके बाद जो आना
करना था, इट वाज द रियल एक्सपेडिशन। सो वो तो मैंने 12 घंटों में, मतलब बेस 3 से बेस 4 तक जाने में मुझे लगी, बल्कि बेस 2 से बेस 3 तक 12 घंटे लगी। लेकिन उसमें बहुत अजीब सीन हुआ था, बहुत सारे हमारे ट्रैकर इस तरह दोस्त थे जो ऊपर पहाड़ी पे रह गए थे, रात वहाँ पर उन लोगों ने गुजारी, एंड शी वाज वन ऑफ देम। क्योंकि मुझे 27 आवर्स लगे थे बिकॉज वो ट्रैक बहुत मुश्किल था। और वहाँ पे ये सीन था कि वहाँ रास्ता हमें खुद बनाना था, क्योंकि वहाँ पर पूरा लैंडस्लाइडिंग एरिया है, और वो आपने बेशक मार्किंग की भी हो या आपका रास्ता बना भी हो, हाँ नहीं तो वो पत्थर गिरते रहते हैं तो आपका रास्ता ख़राब हो जाता है वहाँ पे, तो नेविगेशन ख़राब हो जाती है। सो हम लोग जब एक्सपीडिशन पॉइंट पे जब 5000 पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ से आगे रास्ता ख़राब हो गया था हमारा, तो वहाँ पे ही हमें 5000, इट्स अनदर अचीवमेंट फॉर मी एज वेल कि मैंने 5000 पे नाइट स्पेंड की, जहाँ पे लोग 15 से मतलब 20 मिनट आप खड़े भी नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल होता सो वहाँ पे हमें रेस्क्यू किया गया। लेकिन नेक्स्ट डे फिर हम जो कि वहाँ पे जो आगे जो नेक्स्ट हमारा डिसेंट था वो तकरीबन 6 घंटों का था। कुछ पार्टिसिपेंट्स चले गए थे लेकिन मेरे बॉडी ने कहा नहीं अभी नहीं जा सकते, तो वहाँ पे फिर मुझे स्टे करना पड़ा था। अच्छा, ये डिसाइड करना कि इस वक्त इससे आगे नहीं जाना चाहिए, अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के एक्सपीडिशन में? बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि लोग जज्बात में जाते हैं और अब एक तरह से दिमाग से काम नहीं ले रहे होते, ये बड़ा मसला होता है ना, बस दिल की सुन रहे होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने दिमाग की भी सुननी है उस टाइम? मेरे ख्याल में जब आप माउंटेन्स पे जाते हो ना तो आपकी नहीं चलती वहाँ पे, आपको माउंटेन्स और अपने बॉडी का देखना पड़ता है, एल्टीट्यूड को देखना पड़ता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको देखना होता है। उस टाइम पे आपकी ईगो काम नहीं आती है, उस टाइम पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, उसी के थ्रू ही आप जिंदा बच सकते हो। वहाँ पे सर्वाइवल मोड में आप होते हो, वहाँ पे आप बिल्कुल लग्जरी में नहीं जा रहे होते, या वो चीज़ नहीं होती। हालांकि हमें पोर्टर्स आए थे रेस्क्यू करने, कुछ लोग जिनके अंदर एंड्योरेंस थी वो चले गए, लेकिन मेरा बॉडी, मुझे तकरीबन 16-17 घंटे हो गए थे ट्रैक करते हुए, तो आगे मज़ीद मुझे 6-7 घंटे करना था, और वो रात का टाइम था। तो उस टाइम पे मेरे लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना, इट्स आई गेस आपका माइंड का इस चीज़ में बहुत स्ट्रांग होना, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे बहुत प्रेशर आया था इस चीज़ को लेके, नहीं आमना आप डिसेंड करो अभी करो, और यहाँ पे रात गुजारना मुश्किल है क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी थी वहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का होता है। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उस टाइम पे ग्लेशियर के साथ माइनस टेम्परेचर में रात गुजारना, जबकि आपके पास स्लीपिंग बैग भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे इट्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे हो रहा है कि आपने कैसे किया, ना सिर्फ मेरे अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बल्कि उन लोगों के लिए जो नीचे बैठे हुए थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो डेफिनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर देखने पड़ते, लेकिन मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, मुझे पता था मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, तो मैंने फिर ये रिस्क लिया। मेरे साथ 2 और पार्टिसिपेंट्स भी थे जिन्होंने, तो आप तीनों वहाँ पे आप रुक गए थे? जी तो कामरान, ये जो मोमेंट, ये जो लेग थी, ये सबसे टफेस्ट थी जो आपने 12 में की, उन्होंने 27 घंटे में की? जी बहुत टफ थी, और लिटरली लास्ट वाली जहाँ पर पीक नज़र आ गई वहाँ पर हम पहुँच गए तो रास्ते का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि पोर्टर पीछे रह गए थे, हम 5-6 दोस्त आ गए थे। तो फिर वहाँ से मैंने ड्रोन उड़ाया, मैंने देखा कि कौन सा रास्ता फीजिबल है, तो वहाँ पर एक इस तरह रास्ता था जहाँ पर ग्लेशियर थोड़ा कम था। तो मैंने कहा चले यार उस रास्ते से जाते। ये कितनी अच्छी बात है, ड्रोन ने आपको गाइड किया? हाँ, ड्रोन ने डेफिनेटली गाइड किया, क्योंकि बाहर जो चीज़ नज़र आ रही थी, असल में मसला ये था कि हमारा जो क्रैम्पॉन्स था वो पोर्टर बैग में था, तो हमारे पास क्रैम्पॉन्स भी नहीं थी, तो हमने वो रास्ता इख्तियार किया। लेकिन बस जो भी था, लेकिन चढ़ गए वहाँ पर, टॉप पे पहुँच गई तकरीबन कोई 1:30 1:30 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए। बाकी लोगों का इंतज़ार किया, लेकिन शदीद किस्म की ठंड थी। जिस तरह उसने बताया कि वहाँ पर रात गुजारना, मैं खुद हैरान हूँ कि वहाँ पर जिस तरह हम पहुँच गए तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और जलाबारी भी उसी टाइम शुरू हो गई वहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोई 30 से 35 मिनट वहाँ पर उतारे, फिर नीचे चले गए। लेकिन एसेंट से ज़्यादा डिसेंट मुश्किल था, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहाँ पर जो हमारा मेन गाइड था वो बता रहा था कि मैं 3 साल पहले आया हुआ था, लेकिन रास्ता इस तरह नहीं था, अब मुकम्मल रास्ता बिगड़ चुका था क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, हम तो बस जैसे कि तैसे उतर रहे थे, लेकिन मुझे पोर्टर्स पे तरस आ रहा था कि इतनी मुश्किल से एक दूसरे को हाथ दे दे कि वहाँ पर कुछ पोर्टर्स आर द रियल हीरोज आई गेस। नो डाउट दे आर। मेरे ख्याल में अगर पोर्टर्स, अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, पोर्टर्स अगर ना हो तो हम में से कोई भी, दुनिया का कोई बंदा पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। और मैं एक और पैगाम देना चाहूँगी, आप पहाड़ को कभी लाइट मत लें। आप जब भी जाएं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। अपने पर्सनल बैग में आपका जो बैग पैक होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह हुआ था 90% लोगों ने अपनी जैकेट्स ही नहीं रखी हुई थी, 90% लोगों के पास खाने का सामान नहीं था। वो उन्होंने समझा कि हम शायद 2-3 घंटों में पहुँच जाएंगे मेन बेस कैंप तक, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई थी, मतलब उन्होंने ना जैकेट्स रखी हुई थी, खाने पीने का सामान नहीं था, तो ये इश्यूज़ फेस करने पड़े थे। जब भी आप पहाड़ पे जाएं
तो बेसिक सामान आपके बैकपैक में ज़रूर होना वेल चाहिए। प्रिपेयर्ड हो। मैनेजमेंट के पास तो चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके पर्सनल आपका जो जी बैकपैक ज़रूर है होनी चाहिए। उसके अंदर ब्लैंकेट, जैकेट और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लाजमी आई एम होनी श्योर कि चाहिए। जो मैनेजमेंट होती है सभी वो लिस्ट शेयर करती है कि आप ये चीज़ें साथ लेकर आएँ, ये बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप बड़े प्लान्ड इवेंट पे जा रहे होते हैं। कोई अनप्लान्ड इवेंट थोड़ी है कि आपको पता ही कुछ नहीं है कि आप बस जा रहे हैं। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट भी ये समझते हैं कि तो बड़ी Common बेसिक चीज़ सी है। कॉमन चीज़ है, mention नहीं, नहीं एक्चुअली कर हम रहे सबका होते हैं सामान जो चीज़ें बेसिक थी, हमें लग रहा था वेदर इज़ क्लियर, तो सिर्फ ज़रूरत नहीं मैं थी, पड़ेगी। मुझे लग रहा है, जिसने अपनी पफर जैकेट रखी हुई थी, बाकी किसी के पास भी नहीं Okay. थी। तो उन्होंने पोर्टर्स वाले सामान, पोर्टर्स का रास्ता अलग था, हमारा अलग ओके, था। ये इशू हुआ, सामान तो ले गए थे लेकिन सारा कुछ था हमारे पास, लेकिन वो पोर्टर्स वाले बैग में सो था। केपी टूरिज्म अथॉरिटी के कितने लोग साथ थे आपके? मेरे ख्याल में कामी, मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बेहतर इस पे बता सकते हैं। मेरे ख्याल में 2 थे, उमर साहब उनके साथ थे, और बाकी जो हमें सर्विसेज दी गई थी सारे ट्रैक के बारे में, दे आर तरजमीर बैकपैकर्स, वहाँ पर एक क्लब है, Okay, वो तो उन उन्होंने लोगों ने support हमें गाइड किया किया, था। सारे पोर्टर्स वगैरह, उनके अपने मैनेजमेंट, वहाँ पर खाना, ये सब कुछ रूट के बारे में बताना। ओके, और ये आपने जो स्टार्ट किया बुनी से, काकलश से आगे स्टार्ट किया? जी जी, बुनी काकलश तो सामने है, सामने बुनी सामने है, बस। बुनी है ना, जी। वो जो इतना खूबसूरत है कि वो लगता है कि एआई है। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही लगता है, वाकई स्पेशली में। मार्च और अप्रैल में, Absolutely. क्योंकि 2 महीने इस तरह होता है जो काकलश ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, वहाँ पर एक फेस्टिवल भी होता जबरदस्त है। ग्रीन होता है, तो होता है वो बड़े टाइम, कम टाइम के लिए, और वाकई वो देख के आपको लगता है कि नो इट्स नॉट रियल, इट्स एआई जनरेटेड। जी, जी, ऐसे मतलब ही है। इतना कोई, एक तो बहुत ही ग्रैंडियर और बड़ा ही जबरदस्त वो, आई एम ग्लैड कि आप उससे आगे गए तो और खूबसूरत होगा। ड्रोन शॉट्स बड़े प्यारे प्यारे आए होंगे। हाँ, ड्रोन शॉट तो बड़े मजे के आ रही थी, स्पेशली टाइम लैप्स के, क्योंकि हर एक पीक पे जब हम जाते थे तो नीचे लैंडस्केप बहुत मजे का बन रहा था, तो जो भी शॉट आता था बड़े कमाल का आता था। वाह, अच्छा, क्या क्या ये वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपीडिशन है जो आप लोगों ने अभी किया? जी मैम, बहुत टफ है, लाइक फॉर मी इट वाज आल्सो टफ, क्योंकि लास्ट वाली जगह पे पहुंचकर मेरी हिम्मत हार चुकी थी। मैं सोच रहा था कि यार मैं तो जैसे कि जैसे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे फिक्र हो रही थी बाकी लोगों की कि ये लोग किस तरह आ जाएंगे। मेरे साथ हमारा एक दोस्त था, तो मतलब हर पॉइंट पे मैं उसको बता रहा था कि यार मुझे फिक्र हो रही है बाकी लोगों की कि किस तरह पहुंचेंगे, लेकिन शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से अल्लाह ने पहुंच गए। सब आपने कुछ- कितनी लड़कियां थी आपके साथ? 5 लड़कियां थी, लेकिन उनमें से 2 जो थी वो हमारे साथ वॉलंटियरली चतराल से ही थी वो सही। भी। तो टोटल 5 में 3 आप लोग थे जो कि कर रहे थे, बाकी 2 वॉलंटियर्स थे। बाकी वॉलंटियर्स थी ओके, 2। सबने कर लिया ना? सब ने कर लिया माशाल्लाह से। ये जो फीलिंग थी ना कि अच्छा लड़कियों ने पहली बार ये किया है, हाउ वाज दैट फीलिंग? मुझे लगता है मेरी ब्लड लाइन में आज तक कोई भी 5000 अबव नहीं गया, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। एंड मेरे लिए तो ये वाला ट्रैक करना मुझे लगता है K2 से ज़्यादा वो है, क्योंकि इट्स वेरी टफ ट्रैक, और ये ना सिर्फ मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल था। तो इट्स अ टेक्निकल, ये एक्सप्लोरर्स के लिए था, ये एक्चुअली कहा इसे ट्रैक था, लेकिन इट्स टोटली समिट और एक्सपीडिशन वाली साइड कैटेगरी में मैं इसको कंसीडर, हमेशा जितने मैंने इंटरव्यूज ने इसमें मैंने समिट और एक्सपीडिशन कैटेगरी में इसको डाला है। इट्स नॉट ट्रैक, सो ये टोटली एक्सप्लोरर्स के लिए, और ये यहाँ पे सिर्फ वही लोग जाएं जिनको एक्सपीरियंस है, जो एक्सप्लोरर्स हैं, ट्रेंड हैं, जो तैयारी से ट्रेंड आए हैं, हैं। जो तैयारी के साथ आए हैं, और जो मतलब अनयूजुअल कोई भी अगर आपके साथ कुछ हैपनिंग होती है तो उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो ये बेसिक ट्रैकर्स के लिए बिल्कुल भी दिस नहीं शुड है बी ये योर वाला। नेक्स्ट टारगेट। ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको इवन certain- K2 बेस कैंप इज फॉर इजी देन लाइक Really? बहुत इजी है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि K2 पे आप कुछ टाइम बाद आप कैंपिंग करते हो। यहाँ पे कैंपिंग का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, 10 किलोमीटर, पहाड़ पे 5 किलोमीटर चढ़ना, किलोमीटर it's very चढ़ना tough, हाँ, तो इट्स वेरी टफ। तो तकरीबन मैंने एक दिन में 17 किलोमीटर चला था, तो वो भी मेरा ट्रैक बना हुआ है, ऐप होती है, कुछ बिल्कुल पे app आप ट्रैक होती है। बनाते हो, तो इट्स वेरी टफ फॉर मी। तो What was the toughest moment? एक तो वो ज़रा रात गुजारी आपने, उसके जी। अलावा what was the toughest moment? रात के टाइम ना ग्लेशियर पे जब आप चलते हो ना, तो क्रैम्पोन हमारे जो कि पोर्टर बैग्स में थे, वो आप स्लिप हो रहे होते साइड पे खाई थी, तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी। मैंने गाइड का हाथ पकड़ लिया था, मैं कहा मेरी आंखें बंद है, आपने मुझे लेके जाना है। तो इट वाज स्केरी प्लस एडवेंचरस ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है, आपके ऊपर और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, बहुत प्रेशर होता है, बहुत चीज़ें और होती हैं जिन्हें आप आप देख जरा रहे टीम होते में हो। जा रहे होते हैं ना, एक भी बंदा अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, उसका इफेक्ट पूरे ग्रुप पे आ रहा होता है। डेफिनेटली। तो कोई ऐसा ग्रुप मेंबर कामरान जिससे मुतालिक एक राय बन गई हो, ये नहीं होना चाहिए था ग्रुप में? खैर ये तो मैं नहीं बताऊंगा, इनके एक दो नाम लेना पड़ेगा। नहीं वो छोड़े, लेकिन हम नीचे एक थे एक सवाल चेंज करते हैं, हु वाज द वीकेस्ट मेंबर इन द ग्रुप?
नहीं ये तो नहीं आप कह सकते हो इस weakest, वो छोड़ दे। लेकिन असल में हमें बहुत फिक्र हो रही थी, लाइक हम किसकी फिक्र हो रही थी? सबकी फिक्र नहीं, हो रही किसी एक की थी, ज़्यादा फिक्र हो रही जो थी। ऊपर थी इसकी भी फिक्र हो रही थी, मदीहा थी हमारी साथ, सोनिया थी, सबकी फिक्र हो रही थी। लेकिन नीचे जो लोग थे ये लोग तो ऊपर रह गए थे, लेकिन है। उनको बहुत फिक्र थी अपनी, लेकिन हमें बहुत फिक्र थी क्योंकि वहां से नीचे पोर्टर इतना रास्ता कवर करके 30 से 35 kg वेट नीचे ले जाके वो लोग भी जाने को तैयार नहीं थे ऊपर रेस्क्यू करने को। तो वहां पर वॉलंटियर तजमीर बैग पैकर्स के और हमारा जो मेन गाइड था, फिर उन लोगों ने कुछ स्लीपिंग बैग्स और वहाँ से कुछ खाना उठा के लेके ऊपर गए। हम तकरीबन रात कोई 12-1 बजे तक इंतज़ार करते रहे। वहाँ पर एक मेन लाइट थी, हमने उस साइड पे वो लगा दी, जनरेटर ऑन रखा कि कब ये लोग पहुँचेंगे, कब सुबह हम उठ गए तब भी ये लोग नहीं पहुँचे थे। हमने कहा क्या हो रहा है। अच्छा, और मसला ये हुआ था कि जब ये एक्सपीडिशन कर रही थी उस साइड से आ रही थी, तो कनेक्टिविटी नहीं थी वायरलेस की। तो टॉप पे पहुँच गई तो हमें तो सुकून का सांस आ गया कि चले भाई, है तो 7 पोर्टर्स भी है, लोग जिंदा है, ये बड़ी बात है। चले फिर यूं करते हैं, आप वीकेस्ट को तो नहीं बता रहे, एक नाम देना अपने पूरे ग्रुप में से जिसके बारे में आप कह सकते हैं सबसे जबरदस्त उसने किया, टफ था वो। मैं खुद ही था क्योंकि मैं अपने अलावा नाम देना था नहीं ना। नो डाउट है। He is, oh, that's, आपने कोई एक नाम लेना हो इनके अलावा लड़कियों में। लड़कियों में चित्राली लड़कियों में थी। सिमल रोज, 3 लड़कियां थी। मेरी हाँ, बात मैं वैसे पहुंच गया मधिया तक कि जो आप नाम इससे पहले मिस करेंगे मधिया का नाम ही होगा वो कौन सी है? वीकेस्ट वाली। अच्छा नहीं, उन्हें अस्थमा का इशू था एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर। देखिए मैं नाम सही पकड़ा है। नहीं पता है उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्हें अस्थमा का इशू था, उसके बावजूद वो गई हैं, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैंने बहुत इंस्पायर हुई हूं उनसे एक्चुअली। नहीं, बिकॉज़ इतनी हम तो हाइट वैसे- बड़ा मुश्किल होता है उन्होंने अपने। कर लिया ऑफ कोर्स, अगेन विद कंडीशंस होता है, लेकिन जी, अगेन जी, इट्स जी, अ टफ थिंग। वो फिर आप जब उस सिचुएशन में होते हैं, बाजू का कोई स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है ना, वो भी उसको भी लग रहा होता है कि शायद वो वीकेस्ट है, बिकॉज आप इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। एग्जैक्टली डिसीजन लेना, वहां तक जाना एंड देन ऑब्वियसली कंप्लीट करना ट्रैक को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के, हम बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं हुए, हम डर गए, हम नहीं होना कर भी रहे। नहीं चाहिए। हम डर नहीं, गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हम व्हाट्स बहुत डर नेक्स्ट? गए। मेरा अभी खुसरगंज का है। खुसरगंज, व्हाट्स नेक्स्ट? स्पांटिक का तख्त है। सुलेमान। चलिए जी, ऑल द बेस्ट फॉर दोस। थैंक यू सो मच। बोथ ऑफ यू जी, खुसरगंज भी एंड तख्त सुलेमान भी। थैंक यू वेरी मच आमना। बहुत शुक्रिया। Thank you so थैंक यू। much. कामरान साथ मौजूद थे। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस वक्त पेरेंट्स जो है ना बहुत ध्यान से टीवी के आगे बैठ जाएं, क्योंकि आप सबका मसला डिस्कस होने जा रहा है, वो ये कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते। ये बड़ा मसला है कि बच्चों को सब्जियां किसी भी फॉर्म में दो, उनको पता चल जाता है। क्योंकि हमें अक्सर ये होता था ना, कबाब में सब्जियां ऐड करके दे दी, तो हमें शायद इतना पता नहीं चलता था। अब बच्चे बड़े तेज़ हैं, वो पहचान लेते हैं, जायका उनको समझ आ जाता है कि इसके अंदर सब्जी एडिड है, और वो उसी टाइम पे छोड़ देते हैं। आप स्पेगेटीज़ बनाएंगे, उसमें अगर आपने सब्जियां ऐड की हैं तो गाजरें साइड पे कर देंगे, शिमला मिर्च साइड पे कर देंगे, और कोशिश बस ये होगी कि बस स्पेगेटीज़ ही खा रहे हैं। तो कैसे उनको आदत डाली जाए, और किस एज में वैसे अभी जो न्यू पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने बच्चों को वेजिटेबल्स जो है उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कितने उनकी important diet हैं ये? में? कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर नहीं खाएंगे तो क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उस टाइम तो फील नहीं हो रही, बट ऑब्वियसली जब आप बच्चे आपके बड़े होते हैं तो तब आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा ये उस टाइम पे ये कर लिया होता तो बहुत बेहतर होता। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूट्रिशनिस्ट हफ्सा नज़ीर। हफ्सा नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। फैसलाबाद का मौसम कैसा है? फैसलाबाद भी बेहतर था, और यहाँ पे लेकिन मौसम ज़्यादा अच्छा है। अगर दिल का मौसम अच्छा तो हर जगह का ओए, मौसम ओए, अच्छा। जब गेस्ट हो फैसलाबाद से तो हर बात में ना एक आपको एलिमेंट नजर आएगा, तो आपने एंजॉय करना है इसको। दिल का मौसम मतलब अच्छा, इसी वजह बहुत से अच्छा, इसलिए फैसलाबाद। आजकल मौसम अच्छा ही लग रहा है। अल्लाह सबके दिल का मौसम अच्छा रखे, आमीन जी। सर, जो पेरेंट्स, अब तो बड़ा ये जुमला ना प्राउडली कह रहे थे, हमारा बच्चा तो खाता ही नहीं है सब्जी, वेजिटेबल्स तो खाता ही नहीं है। इनके बाबा को भी हम कहते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कोई बात नहीं। तो ये जो जुमले आ रहे हैं, हम क्या करें इनका? इट्स नॉट फैंसी ऑफ कोर्स। हाँ, आपने खुद ही, आपके क्वेश्चन में ये आंसर है कि प्रॉब्लम पेरेंट्स के Parents एंड में पे है, है, जी। बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को क्या माएँ, पता? हाँ बिल्कुल, माएँ जो हैं वो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाती। इजी वे, मैंने पहले एक पॉडकास्ट किया था इसी पे, जब मैंने माओं की गलती कह दिया तो मुझे बहुत ट्रोलिंग हुई। इसके नीचे कोई 1400-1500 कमेंट्स में सिर्फ मुझे गालियां ही आप पड़ी हुई यकीन थी। करें, जब भी आप ऐसी कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर करने की देते कोशिश हैं, करते हैं जहाँ पे हाँ। आप
ठीक है, मतलब नो किड्स नो ओपिनियन, वो बात ठीक है, ठीक मुझे है, हाँ। अक्सर ये बातें सुनने को मिल रही होती हैं क्योंकि लोग बात नहीं मैं करने बिल्कुल देते। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने अपना ओपिनियन दिया कि माओं की एंड पे गलती है, बच्चों की एंड पे गलती नहीं है। तो यहाँ तक अक्सर लोगों ने कमेंट किया, इस तरह की औरतें घर से तैयार होकर जाके वहाँ अपने बच्चे किसी और के पास छोड़ के बैठी और बैठ के माओं को जज करी। बात जजमेंट की नहीं है, बात आपकी विजडम की है। आपने कब अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया? जैसे 6 मंथ पे बच्चे के टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपने अपने बच्चों को वहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देना है। आप प्यूरीज बना के देना शुरू करें। सब्जियों का बेस्ट तरीका है, उस टाइम पे आपके बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ माँ के दूध का टेस्ट पता है या उसको फार्मूला जो भी वो पी रहा है उसका टेस्ट पता है, उस टाइम उसके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। बेस्ट टाइम होता है बच्चे के लिए 6 मंथ पे आप उसको प्यूरीज, टिंडे हैं, मटर हैं, आलू हैं, जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको पानी में बॉईल करके मैश करके हल्का सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड कर दें, ज़ीरा ऐड कर दें, बस स्प्रिंकल करके आप उनको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। वहाँ से बच्चे के जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर 1 ईयर पे आपका बच्चा हमारा बच्चा हमेशा हमें फॉलो कर रहा होता है। अगर हमारे डाइनिंग टेबल पे वेजिटेबल्स हैं, हम खा रहे हैं, तो कैसे नहीं बच्चा खाएगा? आप खुद पेरेंट हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा आपको आइडियलाइज करेंगे, हमें कॉपी करेंगे बच्चे। अब मदर्स ने या पेरेंट्स ने, फादर ने खुद भी उठ के जंक खाना है, ब्रेकफास्ट में डिफरेंट किस्म के सीरियल्स खाने हैं, बच्चों को भी वही आदत पड़ी हुई है कि हमने सीरियल्स खाने हैं। लंच बॉक्स में माओ ने अपनी आसानी ढूंढनी है, जितना ज़्यादा फ्रोजन आइटम्स सेल होता है ना, वो सारा का सारा सारी ग्रॉसरी एक तरफ और सिर्फ मदर्स का एक फ्रोजन आइटम्स का बिल एक तरफ होता है कि हम बच्चों को बस, ये हमारा बच्चा खाता नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है ना वो लेम एक्सक्यूज़ है। भाई इंट्रोड्यूस तो करवाएं, अपने बच्चे को बताएं तो सही कैसे। अगर आप लंच बॉक्स भी उसको दे रहे हैं मॉर्निंग में, आप उसको एक पोर्शन जो है वो फ्रोज़न कर दें। अगर आपका बच्चा खाता है, एक पोर्शन उसको सब्जी देना शुरू करें, डिफरेंट शेप्स में काट के देना शुरू करें। मैंने अपने बेटों को स्टार्स बना के देना शुरू किए। स्टार्टिंग में वो नहीं खाते थे, कैरेट्स नहीं खाते थे कि मम्मा दांत को कुछ होता है। स्टार्स बना के देना शुरू कर दिए, डिफरेंट हार्ट बना के शेप में काट के, शलजम को हार्ट बना के काट के देना शुरू कर दिया। बच्चा खाना शुरू कर देता है। उसके अलावा मतलब माएँ अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें। जब हम 1 to 2 ईयर्स की बात करते हैं, टॉडलर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हमारी बात भी नहीं सुन रहा होता। उस टाइम उसको कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसा करें, कोशिश करें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिक्स करके ना उनकी प्यूरी बनाएं। पॉप्सिकल्स मिलते हैं आजकल, मैंने अपने बच्चों को पॉप्सिकल्स पे लगा के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनके बाबा वो बिल्कुल ग्राइंड करते हैं और वो पॉप्सिकल्स पे लगा के हम फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद हम उनको उनकी आइसक्रीम, वो आइस लॉलीज सी बना के दे देते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वहाँ पे उनका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स अपनी रूटीन बदलना शुरू करें तो डेफिनेटली जो हमारे बच्चे इसके अंदर बहुत मैटर करती है। अच्छा, मुझे ये भी एक चीज़ लगती है कि ऑप्शंस जो बच्चों को दे दी जाती है ना, उसकी वजह से भी मामला खराब हो जाते हैं। क्योंकि देखिए हमें कह दिया जाता था, हम कहते हैं ये नहीं खाना, खाना है तो खाओ वरना भूखे सो जाओ। एग्जैक्टली, भूख लगती थी उठ के वही खाते थे। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने ऑप्शंस कम करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाना शुरू करें, उनको तब ऑफर करें जब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना कि बच्चे को भूख लगी, थोड़ा सा वो स्नैक दे दिया, 2-3 साल का टॉडलर है, थोड़ी सी कैंडी पकड़ा दी, एक बिस्किट दे दिया, इससे बच्चे को प्रॉपर हंगर डेवलप नहीं होती। आपने, अगर आपका बच्चा सब्जियां बिल्कुल नहीं खा रहा, आपने प्रॉपर उसको उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवानी है जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो। मतलब कोई और ऑप्शन नहीं देना, उसको 4-5 घंटे के लिए भूखा रखना है। उसके बाद आप ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट सब्जी उसके सामने रख दो, जैसे आपने बताया स्पेगेटी में ऐड करके आप पास्ता में ऐड कर दें। होममेड पास्ता है, वाइट सॉस बनाई, वेल कुक कर दें, उसको अच्छे तरीके से पका के देते, बच्चा खा लेगा। स्टार्टिंग में ऑमलेट वेजिटेबल्स बना के देना शुरू कर दें, या जिस तरह कबाब बनाए हैं, सैंडविचेस बनाए हैं, पोटैटो में मिक्स करके। अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में स्पाइसेस खाता है तो उसको दे दें, डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस में मिक्स करके देना शुरू कर दें। और हमेशा हमारी न्यूट्रिशन की थ्योरी ये कहती है कि आपने बच्चे को कोई भी फूड 10 to 15 टाइम्स ऑफर करना है, लेकिन इतना ज्यादा टेस्ट डेवलप हो। तो एक बार देंगे, बच्चे ने इनकार किया, ओह माय गॉड, बच्चा खाता ही नहीं है। एग्जैक्टली, अपने घर की बातें ना इधर बताया। अच्छा ये तो सुनी हुई बात बताइए मैंने वैसे आपको। मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खाते हैं। फिर ठीक है, आदत आपने डाली थी। अच्छा, मैं इसमें टिप, मेरी अपनी जो आजमूदा इसमें टिप रही, आई डोंट नो, मेरी वाइफ ने वैसे इस पे बड़ा काम किया कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, सो आई डोंट नो से क्या कहते हैं, वो बिल्कुल एक नेट की चीज़ होती थी जिसमें साथ एक हैंडल लगा होता था।
पेसिफायर काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन उसमें नेट होता था हाँ आगे, जी। तो वो खुलता था, उसके अंदर आपने जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्यूरी डालने डालनी, पीसेस में डाल exactly, दिए और बच्चे को दे दिया, बिकॉज बच्चे की आदत है कि उसने हर चीज मुंह में डालनी है, Chew करना चबाना होता है। है, अब वो exactly। नेट में डाला हुआ है, वो फ्रूट वेजिटेबल जो भी उसके अंदर है, हमने तो मतलब कद्दू टिंडे हर चीज डाली उसके अंदर। Exactly। तो मेरा बेटा भी वो ना चबाता था, टेस्ट डेवलप हुआ। अब मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सब्जियां खाते मेरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कद्दू अल्लाह उनका का शुक्र है, फेवरेट है, माशाल्लाह। टिंडे वो शौक से खाते हैं। माशाल्लाह। मेरी बेटी को लेटस बहुत पसंद है, वो तो हर चीज में कहते हैं मोर एंड मोर लेटस हो उसके अंदर। तो आई थिंक इसमें माओ का बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत रोल बड़ा है। ये किरदार है मेहनत- माँ का। मेहनत है मेहनत जो बहुत ज़्यादा करनी बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी आप 10 होती से 15 दफ़ा अपने बच्चे को वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। वो पिछले दिनों हम छोटे थे तो हमें टिंडे पसंद नहीं होते थे, पता नहीं क्यों हमने इस पे जोक्स बनाए मुझे हुए लगता होते है थे। क्यों पसंद नहीं थे, हाँ। हम अपने आसपास से बातें सुनते थे हैं कि टिंडे नहीं खाते, टिंडे क्यों पकाए हैं, टिंडे ऐसे टिंडे आज वैसे। फिर सब्जी, या आज अक्सर होता है ना, फिर- आज फिर सब्जी, आज फिर बना ली, आलू, आज exactly। हाँ, फिर- जब घर में आपके गुफ्तगू ऐसे हो रहे हैं कि किसी हाँ। बड़े ने भी कह दिया जी टिंडे Exactly। कौन खाता है, टिंडे क्यों पकाए हैं, तो फिर बच्चा Exactly। कहेगा इसका मतलब टिंडे नहीं खाने। हाँ, तो ये कोई बुरी चीज़ है। एग्जैक्टली आप अपने बच्चों को शुरू से काउंसल करना शुरू करें कि किस वेजिटेबल को आप उनकी हेल्थ से रिलेट कर दें, सही कि जो बात है। बच्चे खाते हैं, कद्दू खाते हैं, टिंडे खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल बनते हैं। देखें आप बेटे बीमार नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। बच्चियों को मैं बार बार यही मेंशन करती हूँ कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चियों को शौक होता है हमारे बाल अच्छे से ग्रो करें, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो अगर हमारी काउंसलिंग ही है ना, हम अपने बच्चों को फूड से रिलेट करके उनकी काउंसलिंग करना शुरू करें तो वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला खाएंगे और इस कल्चर को भी हम नेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन बल्कि आप उससे उसे पहले ना सेलिब्रेट किया करें, हाँ, बजाय इसके exactly। आपके बिरयानी, आपके टिंडे, कद्दू, करेले, अब सबसे बैंगन। पहले तो पेरेंट्स को खुद बैठ के खाने पड़ेंगे। मतलब इमेजिन आप दावत रखिए और आपके वाह आज टिंडे बनेंगे। एग्जैक्टली लेकिन दावत में कौन पकाएगा? मैं तो आपके घर नहीं बिल्कुल आऊंगी टिंडे खाने। मुझे दावत में ना हाँ, मुझे भी ना बुलाए। देखिए ये मसला है, ये दो औरतों का नहीं, मसला सुन लें। एक टिंडे बना लेना, एक साथ कीमा, साथ देखिए अच्छा आप ये सा। हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात है कि प्रोटीन एंड साथ बाकी चीजें भी, लेकिन देखिए इसका मतलब बैलेंस फूड फूड बैलेंस फूड बहुत दोनों जरूरी, ने सिर्फ करना है कि सब्जियां ना कीमा खिला खा देना लोगे, हमें। टिंडे नहीं आप ये खाओगे। कहें टिंडे बिरयानी, हाँ, बैलेंस टिंडे हो जाता है, exactly, खुशी जो है हाँ। वो फिर अच्छी हो जाती है। आपको मैं ऑफर करूंगा ना कि ठीक है जी, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें सब राइस fiber भी है, इसमें, vitamins भी हैं, वेजिटेबल्स भी exactly। है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा टिंडे। आपने कहना यस। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये भी लगता है कि घर में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी सब्जियों को लेके, जब आप बहुत ज्यादा भी फोकस करते हैं ना कि ओह सब्जी हाँ, पकेगी आज, exactly, मेरा बच्चा सब्जी खाएगा, तो वो भी फिर exactly। बच्चे का ध्यान। कि मैंने अक्सर देखा है कुछ घरों में, जिस तरह शुएब ने भी बताया, और इस तरह से बच्चे नॉर्मली उनके घर की एक रूटीन है, एग्जैक्टली हमेशा चलती आ रही है। जिस तरह एक रेगुलर खाना है, वो बस रेगुलर खाना बच्चे के आगे रखा, सब वो इसी तरह से खा रहे हैं। Exactly। वो एक नॉर्मल रूटीन है उनके लिए। कोई चीज ना कोई उनको फैसिनेट करने वाली कोई चीज है ये ना, जिस तरह Exactly। रोटी हर घर में पकती है, चावल हर घर में पकते पकते हैं, उसी हैं। तरह सब्जी भी वो उसी तरह एक नॉर्मल उसमें रूटीन में चल रहे हो। एग्जैक्टली तो बच्चे को थोड़ा सा जो है वो फूड के साथ पॉजिटिव कनेक्शन इंट्रोड्यूस करवाएं जब भी आपने बच्चे को ऑफर करना है। कलर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं अपने बेटे से पूछूं आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है, उसने कहा येलो। तो वो शिमला मिर्च नहीं खाता था, तो मैंने वो वाली ढूंढी वहाँ पे वाली। मॉल पे, येलो वाली। तो वो जब भी आपने जैसे बताया कि पास्ता बनाते थे तो वो नीचे पीछे रख देता था। फिर मैंने उसको बताया कि इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, हम इसको आज खाएंगे, हम इसको आप डिफरेंट किस्म के, मैंने उसको पॉप्सिकल्स बना के दिए हैं, चिकन के हमने उसको वो स्टिक के ऊपर हमने उसको लगा के दिए हैं, तो हमने उस पर शिमला मिर्च उसको लगा के दे दी, तो उसने बहुत ज़्यादा शौक से खाई। तो आप बच्चे का फेवरेट कलर देखें, बीइंग मदर हम जज कर लेते हैं हमारा बच्चा किस कलर से अट्रैक्ट होता है, आप उसको उस रंग की वेजिटेबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें, सैलेड्स की फॉर्म में देना शुरू करें। और लंच बॉक्स में सबसे बड़ी रूटीन, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अपनी रूटीन बना लें कि आपने बच्चों के एक पोर्शन जो है वो नट्स का लाजमी इंक्लूड करना है। उसमें आपका बच्चा बादाम खाता है, भुने चने खाता है, पंपकिन सीड्स खाता है, कोई भी एक पोर्शन आपने नट्स का, एक पोर्शन आपने फ्रूट और वेजिटेबल को लाजमी देना है, और एक पोर्शन जो है वो आपने मेन मील लाजमी रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा तुम इंपॉर्टेंट लंच है। बॉक्स में चलगोजे लेके आना, वो मैं ले लूंगा। चल गोजे, Nuts का पोर्शन होना चाहिए ना। नहीं मुझे अपनी दोनों मैंने kidneys काले बहुत चने अजीब भी है। बोला, काले चने भुने हुए भी मैं बोले। एक किडनी से गुजारा नहीं कर सकती। I need two। मुझे दोनों नहीं, इस चाहिए। साल तो चलगोजों का रेट बहुत नीचे आया है। अच्छा, नाउ यू कैन ब्रिंग फिर आप मतलब अगर रेट नीचे आया तो हफ्सा ये इस तरह क्यों आए हैं? मैं चलगोजे लेके सवाब आते हैं। कमाओ, इतना ये घूम के आते हैं नॉर्थ से और पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ मैं जाते जाता हूँ वहाँ चलगोजे हैं। नहीं और ये लगेगा ना। कभी चलगोजे तो दूर की बात है, कोई क्या तो एक भुने हुए चने भी नहीं लाए। आप हाँ, भुने हुए चलगोजों चने भी वाली लेके आए। न्यूट्रिशन अगर ढूंढते हैं तो पंपकिन
पंपकिन सीड, ये जो कद्दू अच्छा, के और आजकल बीज बड़ा होते ट्रेंड हमने हैं, देखा है pumpkin एग्जैक्टली, seeds का, हाँ, yes, उसमें लोग अब खा एग्जैक्टली रहे हैं। वही वाली न्यूट्रिएंट वैल्यू है। और मैं तो शायद गरीब हूँ, इसलिए मुझे तो टेस्ट भी वैसा ही आ रहा होता है, मैंने अपने दिमाग को समझाया हुआ है। गरीब की एक निशानी ये भी है कि पंपकिन सीड में चलगोज़ों का टेस्ट यस एग्जैक्टली, तो मुझे इसकी इसलिए निशानी बड़ा ये अच्छा भी है कि टेस्ट उसे आता है। चलगोजे अच्छे लगते हैं। है, वो खाता नहीं है। हाँ, तो उसमें टेस्ट भी वही वाला आ जाता है। तो आप डिफरेंट किस्म के सीड्स ट्राई कर सकते Okay. हैं। अल्लाह ताला ने अगर महंगे ऑल्टरनेटिव रखे हैं तो साथ सस्ते एब्सोल्युटली, ऑल्टरनेटिव्स सबके लिए मौजूद जी। हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वो बच्चे जो बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते, हाँ वो जी। कौन कौन से विटामिन हैं जो कि उनकी बॉडी में नहीं आ रहे, उससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ता बहुत है? ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने देखा है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा टॉडलर्स 2 से 3 साल वाले, ये स्कूल गोइंग बच्चे, कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और इतनी ज़्यादा चाइल्ड ओबेसिटी डेवलप हो रही है। परसों मैंने ट्रैवल किया, हम जिस जगह रुक रहे थे तो मुझे ना परेशानी होती है, शायद मेरी बच्चियाँ उस एज ग्रुप में 8 to 9 ईयर, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सारा बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जो वेजिटेबल से आना है वो आ ही नहीं रहा उनमें, एंटीऑक्सीडेंट्स ही नहीं आ रहे। सब्जियां तो एक प्योर सोर्स है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। आप कोई भी फूड खा रहे हैं, उसके साथ वेजिटेबल खा रहे हैं, उसमें जो मौजूद सॉलेबल और इनसॉलेबल फाइबर है वो उस सारे टॉक्सिक मटेरियल को अपने गिर्द लपेट के बॉडी से आउट कर देगा। वो इस चीज़ में लेक कर रहे हैं, तो बच्चे कार्ब्स पे कार्ब्स खाई जा रहे हैं, हेल्दी ईटिंग बिल्कुल भी उनकी लाइफ में नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। सेकंड ये कि जब बी विटामिन और विटामिन सी नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में नहीं आ रहा तो कहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन होगी? आपका लिवर लेक करेगा, आपके बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उसमें इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारे विटामिन लॉस करेगी। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा ये सब्जियां या फ्रूट नहीं खाता तो हम उनको सप्लीमेंट के थ्रू सिरप दे के जो है वो ये विटामिन पूरे कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो नेचर है ना वो नेचर है, वो चीज़ें आप विटामिन तो दे देंगे, बी विटामिन या विटामिन सी का आप एक अच्छा सप्लीमेंट बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, लेकिन जो इतना सारा फाइबर मिलना है वो आप कहाँ से ला के देंगे? जो इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने हैं, जो सब्जियों में इतनी सारी नेचुरल हाइड्रेशन मौजूद है जो आपकी गट को बैलेंस करने के लिए या आपकी गट में जितने भी हेल्दी बैक्टीरिया हैं, आपका इम्यून सिस्टम मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो उसका अल्टरनेट कोई भी नहीं है। तो आपके जो बच्चे जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, जो अर्ली प्यूबर्टी की तरफ चले जाते हैं, जिनके कद छोटे रह जाते हैं, जिनको ओबेसिटी हो रही है, आप यकीन करें 8-9 साल के बच्चे फैटी लीवर के साथ आ रहे हैं, जिनके जिगर पे चर्बी है, वो सबसे बड़ी रीज़न यही कि बच्चों के एग्जैक्टली और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल इतने ज़्यादा है, ये जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाई जा रहे हैं, नेचर से दूर हो जा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। 10 साल की एज में कितने प्यारे बच्चों के बाल होते हैं, लेकिन आप देखें आजकल 10 ईयर में यहाँ से बालसर हुआ हुआ है बच्चों को, बच्चों के हेयर अच्छे ही नहीं है, बच्चों के हार्मोन्स ख़राब हैं, बच्चों की बॉडी की शेप ही बहुत अजीब किस्म की है। गर्ल्स देख लें, बॉयज़ देख लें, सम टाइम जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि हम नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और देखिए एक हेल्दी रूटीन भी बच्चों के लिए ज़रूरी है ना। एक तो सब्जियां तो आप खिला रहे हैं, लेकिन थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा लेग कर रहे हैं। स्क्रीन ने बहुत ख़राब कर important दिया ना असल में, स्क्रीन टाइम और ये जो सारी रूटीन ख़राब है। ये आजकल की मदर्स की भी तो यही रूटीन है कि रात को 1-1, 2 बजे सोएंगी। सोशल मीडिया पे ना मुझे गालियां पड़ने वाली हैं। होने वाला है ना, वो आप सब मदर्स कहते थे हमें जज ना किया जाए। मैं खुद माँ हूँ, मतलब मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन मैं अपनी बेस्ट ट्राई करती हूँ कि मैंने 9:30 हमने लेट जाना है हमारे घर में। मैं ये कहती हूँ, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि देखिए कि माओ को कोई जज नहीं कर रहा होता है। एग्जैक्टली, हाँ, एक करेक्शन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बाजों का जब आप एक सिचुएशन में होते हैं, माएँ बड़ी एग्जॉस्टेड होती हैं। एग्जैक्टली, वेरी ऑनेस्ट, पूरा घर मैनेज करना, बच्चों को लेकर चलना, ये हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। और जो एक औरत एक रूटीन से डेली बेसिस पे गुजरी होती है, ये एक अलग वो एक अलग जोन में होती है। तो जो थर्ड पर्सन होता है वो एक थर्ड पर्सपेक्टिव दे रहा होता है कि किस तरह से चीज़ शायद बेहतर हो सकती है, स्पेशली बच्चों के डेवलपमेंट के बच्चों को अपने साथ फेस ना करने दे। बहुत सारी औरतें हैं जी, बाबा लेट आते हैं इसलिए हम बच्चों को जगा के रखते हैं, रात को 2-2 बजे तक सोएंगी, क्योंकि हमने 2 बजे सोना है तो हमारा बच्चा भी रात को 2 बजे सोएगा। अगले दिन 12 बजे तक हमने सोना है हमारा बच्चा, क्योंकि मेरे ससुराल में तो रूटीन ऐसी, भाई आप अपनी रूटीन ठीक कर लो, आप अपने बच्चे की रूटीन, हाँ नहीं ससुराल को ना ठीक करें, अपनी रूटीन थोड़ी सी बेहतर करना शुरू करें। ठीक करना, जल्दी उठो, काम पे लगो, के मसला बनाया। अपनी रूटीन ठीक करें, अपने बच्चों की रूटीन तो मेरे हाथ में है ना, मेरी रूटीन मेरे हाथ में है, मेरे बच्चों की रूटीन मेरे हाथ में है। तो सबसे पहले मदर्स को अपनी रूटीन ठीक करने की जरूरत है। अगेन हम रिपीट करें, हम किसी मदर को जज नहीं करते, बिकॉज एक मदर को सबसे बेहतर पता है बच्चे के लिए, लेकिन अगेन
अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हम ज़ाहिर सेगमेंट करें कि कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है हमारे जो बच्चे हैं वो कल के मुस्तकबिल हैं इस मुल्क के, हमने उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और बेहतरी लेकर आनी है। हफ्सा थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, सो ग्रेट टू हैव यू। प्लीज़ बच्चों को आदत डालें और उससे भी पहले अपनी आदत को ठीक करें, जहाँ जहाँ पे गलती है उसे बेहतर करें, स्लीप टाइमली, ईट प्रॉपरली, एक्सरसाइज लेकर आएँ ज़िंदगी में और सब्जियाँ शामिल करें, ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएं। दोबारा मुलाकात कल करेंगे टींटों के साथ। अल्लाह हाफिज़। खुद ही